वो कहता है व्हाट इज द कॉज, द पजल ऑफ ऑटिज्म इज द देयर इज नो वन, वो कहते हैं हमें कोई नहीं पता चला इसकी क्या वजह हो सकती है। लेकिन ये भी वो कहता है कि ये वजह मुझे हमें भी नहीं पता, लेकिन ये भी हो सकता है ऑटिज्म कैन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ रेयर जीन चेंज और जेनेटिक डिसमोटेशन, कि ये भी देखा गया है कि बाप को कोई थोड़ा सा ऑटिज्म के या कोई डिप्रेशन के या कोई इस तरह के शिज़ोफ्रेनिक था तो उसकी औलाद में आ रहा है, इसका मतलब है जेनेटिक मोटेशन है, कोई जीन की मोटेशन हो सकती है। हमने बेशुमार बच्चे ऐसे देखे हैं जो ट्यूबरक्लोसिस फैमिली के बच्चे थे, उनके यहां ऑटिज्म मैंने देखा है, जो हमारी अप्रोच अपनी है। हमारे यहां बेशुमार ऐसे बच्चे हैं जो ऑटिज्म का शिकार हैं, जिसको हमने हिस्ट्री पे देखा है कि कैंसर हिस्ट्री थी इनके अंदर, तो वो बच्चे ऑटिज्म का शिकार हुए। तो हमने अपनी एक नई अप्रोच रखी है, हम ये कहते हैं कि ये जेनेटिक तो हो सकता है। मां डिप्रेशन का शिकार रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड बिफोर द प्रेगनेंसी एंड उसकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब रही है, तो वो उसके यहां बच्चा ऑटिज्म ऑटिस्टिक हो सकता है। तो वो ये कहता है रेयर जीन्स चेंजेस और जेनेटिक मोटेशन, जीन के ऊपर कोई मोटेशन आ जाती है तो वो क्या वजूहत हो सकती है। वो कहता है कि इन्वायरमेंटल रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग आफ्टर ए प्रेगनेंसी, जो मैं पहले भी जिक्र कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसा एनवायरमेंटल रिस्क हो सकता है, कोई फियर, कोई खौफ, कोई प्रेशर, कोई मसाइल, कोई डिप्रेशन, कोई डाइवर्स हो जाती है, तो ये वजह भी हो सकती है, वो बच्चे के जहन पे असरअंदाज हो सकती है, और ये असरअंदाज होती है। मैं आपको एक केस बताऊं कि मेरे पास एक बच्चा आया और वो मेंटली रिटॉर्टेड था, और जब हमने हिस्ट्री ली उसकी कि उसकी माँ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसके हस्बैंड की डेथ हुई, और वो उसके बाद वो बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चा हमने इग्नेशिया से ठीक किया। डिसअपॉइंटमेंट बेस पे, इसलिए जो चीजें ट्रांसफर होती हैं जो एक रेस से दूसरी रेस के अंदर, उसको भी हमें बड़ा जरूरी देखना है। एक तो मियाज़मेटिक चीजों को बड़ा जरूरी देखना है, एक उस बिहेवियर को जरूर देखना है जो उसके साथ था। वो ऑटिस्टिक बच्चे को उसका शिकार कर सकता है। तो ये इन्वायरमेंटल, एटमॉस्फेरिक एंड वो कंडीशन के उसका उस वक्त उसके साथ क्या बिहेव था, सोसाइटी का, उसके घर वालों का, या उसके साथ क्या था, उसको हमने जरूर कंसीडर करना। नेक्स्ट जी। अब जेनेटिक उसके अंदर वो देख रहा है कि व्हाट इज द मेन फैक्टर्स क्या हैं। इम्यून एक्टिवेशन इवेंट्स भी है इसके अंदर। अब हालांकि ऑटिज्म जो है वो तो एक कोई ऐसी इलनेस नहीं है, वो बिहेवियर प्रॉब्लम है, लेकिन देखा यह गया है कि ये ऑटोम्यून, कि आपका अपना निजाम आपके खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। तो ये भी देखा गया है, ये भी देखा गया है कि ये क्या है। कुछ केसेस में हिस्ट्री में यह भी मिला है कि किसी न किसी वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ और वो अपने खिलाफ ही इस्तेमाल होना शुरू हो गया। तो एक हिस्सा इसका यह भी है, हम उसको देखेंगे कि ये हिस्सा कौन सा है। इसमें जो बड़ा हिस्सा है, एक तो हमने कहा जी ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री हो सकती है, कैंसर की हिस्ट्री हो सकती है, फैमिली के अंदर बिहेवियर की हिस्ट्री हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकता है। लेकिन जो ऑटोइम्यून डिजीज का पार्ट है उसमें क्या हो सकता है, उसमें वो कहते हैं द वैक्सीन ऑटिज्म हाइपोथेसिस, वैक्सीन आर द अमंग द इम्यून एक्टिवेशन इवेंट दैट कैन
alter neural development and result in autism। कि आपने वैक्सीन ली, बच्चे को दी, और बच्चे ने ब्रेन के अंदर न्यूरॉन पे अटैक कर दिया। अब जब न्यूरॉन पे अटैक हुआ, तो ब्रेन पे जब अटैक हुआ तो क्या हुआ, आपके ब्रेन के अंदर केमिकल्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, एपोमॉर्फिन है, आपका ग्लूटामेट है, गाबा है, डोपामीन है, सेरोटोनिन है। ये सारे काफी सारे केमिकल्स हैं जो ब्रेन के अंदर हैं, वो इफेक्ट हो सकते हैं। मसलन डोपामीन इफेक्ट होता है तो क्या होता है, आपके अंदर वो जो एक्टिविटीज है उसमें फर्क आएगा। आपका सेरोटोनिन लेवल अगर अपसेट होता है तो आपके खुशी गमी का आंसर अब होगा। तो बहुत सारे जो ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर्स हैं बच्चों के अंदर, वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोई और भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, तो कोई और भी फंक्शन आपके। अच्छा, ऑटो इम्यून डिजीजेस पैदा कैसे होती है ना, मैंने पिछली दफा बड़ा शॉर्टली एक लाइन में ये बताता हूं कि जब आपका इम्यून सिस्टम किसी भी फॉरेन बॉडी के खिलाफ या किसी चीज के खिलाफ एक्टिवेट होगा, तो वो क्या करेगा, उस चीज को मारने की कोशिश करेगा। उस चीज को मारने की कोशिश करते हुए वो शनाख्त गलत करेगा और अपने टिश्यू को मारना शुरू कर देगा। ये है ना ऑटोमेजी। अब यहां भी है कि वैक्सीनेशन हुई, और उस वैक्सीनेशन क्या हुआ कि वो मीजल के खिलाफ वैक्सीनेशन है, वो मम्स के खिलाफ एक वैक्सीन है, वो टीबी के खिलाफ है, वो डिप्थीरिया के खिलाफ है, वो काली खांसी के खिलाफ है। वो जिस्म एक्टिवेट हुआ उसके खिलाफ, तो साथ ही उसने अटैक कर दिया आपके न्यूरॉन पे। तो जो लोग वैक्सीनेटेड होते हैं और वो ऑटिस्टिक हो सकते हैं, उनको सबसे पहले आपने एंटी वैक्सीनेट करना है या आफ्टर इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन को करना है। जैसे थूजा आप दे सकते हैं, वैक्सीनिनम दे सकते हैं, मेलेंड्रिनम दे सकते हैं, वायरोलिनम दे सकते हैं, ठीक है जी, स्लेशिया दे सकते हैं। और अगर आपको स्पेसिफिक किसी वैक्सीन का पता हो, एमएमआर जैसे दी जाती है, डीडीटी भी दी जाती है, मगर एमएमआर भी अवेलेबल है, और ये बीसीजी है, तो आपको अगर ये पता है कि कोई स्पेसिफिक जो वैक्सीन दी गई है, तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। उसी वैक्सीन से दवाई बना के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने देखा है कि दुनिया में बेशुमार अमराज ऐसे हैं जिसका सबब वैक्सीन है, और कोई भी डॉक्टर इसको एड्रेस ही नहीं करता। मेरे पास 20-25 साल पहले एक बच्चा आया और उसका डायरिया ठीक ना हो, मोशन ठीक ना हो। वो पहले बेशुमार इलाज करा चुका था। मेरे पास भी मैं कभी एलोक्रोटन दे रहा हूं, कभी पोलो दे रहा हूं, कभी बेसिलिनियम दे रहा हूं, कभी क्या दे रहा हूं, वो बच्चा ठीक नहीं हो रहा। मैंने एक स्टडी पढ़ी हुई थी बर्नर्ड की। वो कहता है कि जिस बच्चे को वैक्सीन लगी हो उस पर दवाई असरअंदाज ही नहीं होती। और उसने ये भी कहा हुआ है कि इवन आप ट्यूबरक्लोनियम कितनी बड़ी दवाई है कि अगर आप ट्यूबरक्लोनियम देते हैं और ट्यूबरक्लोनियम भी उस पर असरअंदाज नहीं होगी, उस पर बेसिलिनियम असरअंदाज नहीं होगी, जब तक आप उसको थूजा नहीं देंगे, जब तक आप उसको थूजा नहीं दे। मैंने थूजा 30 की उसको 6 पुड़ियां बना दी। और मैं एक्यूट केसेस में मेरी कोशिश होती है कि मैं पेशेंट को ज्यादा लंबी दवाई ना दूं। मैंने उसको अटैच रखा। दूसरे दिन आया, तीसरे दिन मैंने कहा जी मोशन रुक गए, मोशन रुक गए।
तो वैक्सीनेशन को हम कितना इग्नोर करते हैं और उससे क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं, और उसकी वजह से आपकी ड्रग्स काम नहीं करेंगी। और ये चैप्टर जो आपका, मैं पिछले दिनों में बहुत सारे दोस्तों से मेरा जिक्र हुआ कि आप अगर ट्यूबरकुलोनियम को पढ़ें बोरक में और उसको जाके पढ़ें जो उसका रिलेशनशिप का चैप्टर है, तो उसमें वो लिखता है कि ट्यूबरकुलोनियम जो है वो काम नहीं करेगी उस बंदे पे या उस बच्चे पे जिसको वैक्सीन लगी हुई को। मेरे पास बेशुमार डॉक्टर कहते हैं, ओ जी हमने नजले में ट्यूबर भी दे दी सर जी, कोई काम नहीं हुआ। ये कहते हो ना, हमने मेडोरिनम भी दे दी, कोई काम नहीं हुआ। हमने इन्फ्लुएंजम भी दी जी, हमने एनएस भी दे दी, हमने फलां भी दे दी। तो आपने तो उसको थूजा नहीं ना दी, थूजा दे के ट्यूबरकुलोनियम देते तो काम चल जाता। तो वो रिलेशनशिप इतना खूबसूरत उसने लिखा हुआ है बोरेक ने, कि वो कहता है जब ट्यूबरकुलोनियम फेल हो जाए तो ये देखेंगे कहीं वैक्सीन ने उसके रास्ते को ब्लॉक तो नहीं किया हुआ, तो पहले वो ब्लॉक तोड़ें। अब आपको मेरी सारी साइंस का पता चलता होगा कि जो हम क्रॉनिक डिजीज, एक्यूट डिजीज में देते हैं कि हम ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करते हैं, और लोग कहते हैं, ये कहता है ट्यूबर भी दे दो, मेडोरिनम भी दे दो, थूजा भी दे दो, तो ये तो गलत कर रहा है, हमें एक दवाई देनी चाहिए। तो फादर ऑफ होम्योपैथी, जिन्होंने होम्योपैथी पे कैंट ने, बोरेक ने, हनीमन ने, बोनिंग हैसन ने, फ्रिंगटन ने, नैश ने, हेरिंग ने जितना काम किया है, कभी यार आप उनको पढ़ तो ले। सिंगल मेडिसिन देने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप ऑब्स्ट्रक्शन ही ना रिमूव करें, और जब आप ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव नहीं करेंगे तो आप उसको ठीक करने की सलाहियत कैसे रखते हैं। ट्यूबरकुलोनियम इतनी बड़ी दवाई है, वो काम नहीं कर रही भाई, वो काम ही नहीं कर रही। और थूजा तो उससे छोटी दवाई है, लेकिन थूजा ब्लॉक कर रही है वैक्सीनेशन को, आपने उसको रिमूव किया। अब आमतौर पर हम क्या करते हैं, हम मियाज़मेटिक नसोर्स को पहले लगाते हैं और बाकी ड्रग्स, और थूजा जो है वो नसोर्स नहीं है, और यहां काम उल्टा है। नॉर्मली हम नसोर्स को पहले लगाते हैं, मेडिसिन को बाद लगाते हैं। यहां काम उल्टा है, हम मेडिसिन पहले लगा रहे हैं, नसोर्स। अब इसी तरह देखें, हमारे पास कार्सिनोसन कितनी बड़ी दवाई है। अब कार्सिनोसन बहुत बड़ी दवाई है, और नक्सवमिका आम मेडिसिन है, पोलिक एसिड मेडिसिन है, और सूरल तो हमें कार्सिनोसन दे के नक्सवमिका को देना चाहिए, ऐसा ही है ना तरीका का। लेकिन कार्सिनोसन को नक्स एंटीडोट कर देता है। आपने जिस पर्पस के लिए कार्सिनोसन का इस्तेमाल किया, वो तो आपने खुद ही उसको जाया कर दिया, खुद ही जाया कर दिया। तो ये जो तालमेल है, इसको बड़ा समझना जरूरी है। आपने नक्स दी, फिर ट्यूबर दे दी, नक्स दी, अब ट्यूबर को भी नक्स एंटीडोट कर देता है। मजे की बात बता, ट्यूबर को भी नक्स एंटीडोट कर देता है। अब अगर आपको नक्स लाजमी ट्यूबर के बाद देनी है, तो फिर हमें क्या करना होगा, नक्स दें, ट्यूबर दें, सल्फर दें, फिर नक्स पे चले जाए। तो जब तक ये दवाइयों का जो रिलेशनशिप है, इसको हम नहीं समझते, मैं वैक्सीनेशन के अंदर ही, मैं चूंकि आपको इन्फेक्शंस को कंट्रोल करना होगा ऑटोइम्यून डिजीज में, कि ट्रिगर क्या हुआ, ऑटोइम्यून ट्रिगर क्यों हो गया ऑटिज्म में, तो ये तालमेल भी तो आपको पता होना चाहिए ना। अगर आप ये अब वो कहता है जब ट्यूबरकुलोनियम फेल हो जाती है, वो तो एक वजह बताइए ना उसने। ये बोरक ही लिखता है, बड़ी सिंपल, बोरक ही लिखता है, जब ट्यूबरकुलोनियम फेल हो जाती है तो फिर मुझे क्या करना, मैं सिफलिनियम देता हूं। सिफलिनियम उसके फंक्शन को कंप्लीट करती है,
और उसके अब सिफिलिस कोई और मियाज़म है, ट्यूबरकुलोसिस कोई और मियाज़म है, थूजा कोई और मियाज़म है। लेकिन ये रब्त जो है, ये तालमेल भी समझना बड़ा जरूरी है मेरे भाइयों, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। और वो ये कहता है कि जब टीबी के बाद ट्यूबरकुलोनियम में देता हूं तो काम नहीं करेगी, अच्छा रिजल्ट नहीं देगी, तो मैं क्या करता हूं, मैं उसको ताकतवर बनाने के लिए मैं हाइड्रोसिस का इस्तेमाल करता हूं। अब इसी में वो ये कहता है कि मैं जब ट्यूबरकुलोनियम के अंदर कोई मिक्स इन्फेक्शन आ जाते हैं तो मैं क्या करता हूं कि मैं ट्यूबरकुलोनियम भी देता हूं, फिर मैं स्ट्रेप्टोकोकस भी देता हूं, फिर मैं स्टेफिलोकोकस भी देता हूं, फिर मैं न्यूमोकोक्सिन भी देता हूं। तो जो ये बात जिनके पल्ले कख नहीं है, वो कहते हैं कि एक ट्यूबरकुलोनियम दे के 6 महीने इंतजार करें, एक ट्यूबरकुलोनियम दे के साल इंतजार करें। भाई मेरे, जब दवाई काम करेगी तो अगले लम्हे आपको पता चल जाएगा दवाई ने काम शुरू कर दिया। उसको लॉक लगा हुआ है, वो ब्लॉक लगा हुआ है वैक्सीन का, आपने ट्यूबरकुलोनियम दे के 6 महीने उसको इंतजार में मार ही देना है। ट्यूबरकुलोनियम वर्क ही नहीं कर रही, आपको सिफलिनियम देनी चाहिए थी। मैं तो नहीं कह रहा ना, बोरक ने लिखा हुआ है, लेकिन आप पढ़े तो सही ना उसको। हम सिंगर रेमेडी इस्तेमाल करते हैं, क्लासिकल। व्हाट इज द क्लासिकल? मैंने तो म्यूजिक वाले सुने थे क्लासिकल होते हैं। यार साइंस है, दिस इज नॉट ए क्लासिकल म्यूजिशियन, दिस इज अ साइंटिफिक अप्रोच। ये राग नहीं है, ये ना राग मुलारी है, ना कंधारी है, ना बैरवी है, ना पहाड़ी है। दिस इज द टोटल साइंस है भाई। वैक्सीन को आपने ब्लॉक किए हुए को हटाया ही नहीं है तो आपकी दवाई काम नहीं करेगी। समझ आई आपको? तो एड्रेस करना है आपने, कितना सिंपल सा है। बच्चा ऑटिज्म का शिकार है और हर बच्चे को वैक्सीन लगी हुई है, हर बच्चे को वैक्सीन लगी हुई है, और आजकल तो हर बड़े को भी वैक्सीन लगी हुई है। वो तो बचपन में जो टीके लगे थे वो ज्यादा लगे, अभी कोरोना के दूसरे तीसरे अभी टीके लग गए। तो फिर बहुत सारी बीमारियों एक शेड भी देखें। और हनीमन कहता है कि बेहतरीन डॉक्टर वो है जो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना जानता है। बेहतरीन डॉक्टर वो है जो ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव करना। चुगे 3 मरीज नहीं देखते, कहते हम क्लासिकल डॉक्टर हैं। नेक्स्ट चले जी। एंटीबॉडीज जो बन जाती हैं, वो चाहे किसी और के लिए बने, वो एंटीबॉडी कहाँ अफेक्ट करती है? ऑटिज्म में। देखें, हमने पहले मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपको मैकेनिज्म बताया, हमने जीबी सिंड्रोम में ऑटिज्म बताया, अभी मैं आपको इसके अंदर ऑटिज्म उसमें बताऊंगा जो हम आगे आएगा हमारा माइस्थीनिया ग्रेवस के। ये कहाँ अटैक करता है? कहीं ब्रेन में अटैक होगा, कहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा। तो ये चीजें अब जब हम जीआईटी ट्रैक पढ़ेंगे तो सीलियक डिजीज कहाँ करती है? गट पे करती है। इसी तरह हम जब स्किन पे आएंगे तो कहाँ एंटीबॉडी अटैक करती है, स्किन पे कैसे करती है और स्किन को एक्टिवेट कैसे करती है। तो ये ऑटो मीन्स कि आपका इम्यून सिस्टम ट्रिगर हुआ, एक्टिवेट हुआ और उसने फिर क्या किया? गलत काम शुरू कर दिया। जैसे मैं कहता हूँ लड़ाई हुई, लड़ाई आपने दुश्मनों को मारना था, आपने अपने बंदों को मारना। पोरस के हाथियों ने दुश्मनों को मारना था, जब पोरस के हाथी भागे तो उन्होंने अपने फौज को ही कुचल डाला। तो दिस इज द ऑटोइम्यून डिजीज।